शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ हैदराबाद में एहतजाज जारी है। इंदिरा पार्क के धरना चौक पर एहतजाजी धरना दिया जा रहा है, जिसमें मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमों के अलावा समाजी और मिली तंजीमों और अवाम की कसीर तादाद मौजूद है। एहतजाजी तंजीमों के जिम्मेदारों का कहना है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह मजहब के नाम पर मुल्क को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास को मोदी ने जो नारा दिया था वो सब झूठ है। मखसूस तबके को निशाना बनाने की साजिश रची जा रही है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे हैदराबाद, जहां से नुमाइंदे अनीसुर रहमान इस वक्त सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। अनीस, मुल्क भर में शहरियत कानून को लेकर एहतजाज जारी है। आज हैदराबाद में भी एहतजाज का सिलसिला इस वक्त जारी है। आप टैंक बॉन्ड पे मौजूद है, किस तरह का मंजर देख पा रहे हैं? क्या डिमांड है इस वक्त लोगों की? देखिए आज़म, आज सुबह 11 बजे से यहाँ टैंक बॉन्ड, जिसे धरना चौक कहा जाता है, ख़ास एक मरकज़ है यहाँ पर जहाँ पर आवाम को एहतजाज करना दिया जाता है। यहाँ पर आज सुबह से ही मुस्लिम सियासी समाजी तंजीमें इकट्ठा हुई हैं और वो कैब जो अभी एक्ट है उसके ख़िलाफ़ मुजाहरा कर रहे हैं और ख़ास तौर पर मरकज़ी हुकूमत को निशाना बनाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये फौरी जो है इस एक्ट को वापस लेने की कार्रवाई की जाए। यहाँ पर मुस्लिम तंजीमों के अलावा मुख्तलिफ गैर मुस्लिम जो हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। ख़ास तौर पर यहाँ पर मेरे साथ एक एक्टिविस्ट हैं, रोमेला, जो एक टीचर हैं और यहाँ पर एहतजाज अपना दर्ज कराने आई हैं। जानने की कोशिश करते हैं। मैम, बताएं हमें, क्या ये सिर्फ जो ये मसला है सिर्फ मुसलमानों का है? नहीं, एक्चुअली ये बिल्कुल it's not an issue of one religion. I feel like this is an issue of the whole country, right? ये जो है अभी सारे लोग हम एक दूसरे के लिए खड़े होना ज़रूरी है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के बिना है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है वो बोलता है कि सेक्युलरिज्म कंट्री चाहिए, एक डेमोक्रेटिक कंट्री चाहिए जहाँ पे हर एक इंडिविजुअल का व्यूज़ रेस्पेक्ट कर सकते हैं, ओपिनियन रेस्पेक्ट करते हैं। बट दिस एक्ट इज़ कम्प्लीटली अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सब लोग इसके लिए खड़े होने चाहिए। मेरे साथ एक और भाई हैं यहाँ पर, आइए उनसे बात करते हैं। भाई बताएं, आप यहाँ पर किस सिलसिले में आए? I am here for humanity. This act is against the very basic tenets of our constitution, of the unity of the nation. And if anyone who does not oppose this stands against the basic level of humanity that our society that has bound our society together forever. आज़म, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मुस्लिम तंजीमें जिन्होंने कॉल की थी। बिल्कुल अनीस, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, मुस्लिम तंजीमें तो यहाँ पर मौजूद हैं, क्या और कुछ तंजीमों का या कुछ और दीगर पार्टियों का सपोर्ट या समर्थन इनको मिल रहा है? जी बिल्कुल आज़म, जो सियासी जमातें हैं, कम्युनिस्ट पार्टियां, वो भी यहाँ पर उनके भी नुमाइंदे यहाँ पर आए हुए हैं और जो दूसरी गैर सियासी तंजीमें हैं वो भी यहाँ पर आई हुई हैं। काफ़ी समाजी तंजीमें यहाँ पर आई हुई हैं। उन लोगों ने भी जो है यहाँ पर आकर एक बात साफ की है कि ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, ये मुल्क का मसला है, मुल्क की सालमियत का मसला है। डेमोक्रेसी को बचाने की जो है एक कोशिश होनी चाहिए। तो यहाँ पर सुबह से ही जो है लोग जमा हुए हैं। काफ़ी बड़ा मजमुआ है। यहाँ पर जो रास्ता है वो बंद कर दिया गया है। अभी भी जो है वो जो जिन लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है स्पीच के लिए, वो उनकी स्पीचेस जारी हैं। आज़म, बिल्कुल एक चीज़ और जानना चाहेंगे अनीस, इस प्रोग्राम के बाद जो एहतजाजी प्रोग्राम इस वक्त जारी है, इनका क्या शेड्यूल है, क्या प्रोग्राम है? क्या ये लोग गवर्नर को कुछ मेमोरेंडम वगैरह देंगे? देखिए आज़म, अभी ये मीटिंग जारी है और इसके बाद शायद रेजोल्यूशंस लिए जाएंगे और आगे का आम अमल तरतीब दिया जाएगा। ख़ासतौर पर मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि इस मीटिंग के बाद 3 बजे से यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के जो हैदराबाद में मुकीम लोग हैं, ख़ासतौर पर नौजवान और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो टेकीस हैं, उनका भी एक एहतजाज होने वाला है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर पहले मुस्लिम समाजी तंजीमें, उनकी कॉल पर यहाँ पर एक प्रोटेस्ट मीटिंग हो रही है और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट के जो नौजवान और जो दूसरे यहाँ पर रेसिडेंट्स हैं हैदराबाद में, उनका भी जो है यहाँ पर एक एहतजाजी प्रोग्राम होने जा रहा है। आज़म, चलिए अनीस, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में एहतजाज हो रहे हैं। मुल्क के शुमाल मगरबी रियासतों में इसका ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। आसाम में एहतजाज के बाद इंतजामिया ने कर्फ्यू नाफिज कर दिया था। हालांकि कल कर्फ्यू में ढील दी गई थी। आज भी इंतजामिया ने कई इलाकों में सुबह से ही ढील देने का फैसला किया है। आसाम के डिब्रूगढ़ में 7 बजे से लेकर
शाम 4 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है। डिब्रूगढ़ के डिप्टी कमिश्नर पलव गोपाल झा ने इस बात की इतला दी। वहीं गुवाहाटी में भी इंतजामिया ने 9 बजे से शाम के 6 बजे तक ढील देने का फैसला किया है। श्री रविशंकर ने कहा कि श्रीलंका में मुकीम तमिलों को भी हिंदुस्तान की शहरियत मिलनी चाहिए। इन्होंने शुमाल मशरक़ी रियासतों के लोगों से अपील की है कि पुरअमन तरीके से इंतजामिया के सामने अपनी बात रखें। हम उन सबको अपील करेंगे, आप जरा शांति से घबराइए मत। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो सॉल्व नहीं हो सकता है डायलॉग के जरिए। आपका क्या कंसर्न है, आप क्या चाहते हैं और कैसे अपनी संस्कृति को इंटैक्ट रखना चाहते हैं, इसके बारे में आप अपना मंतव्य रखिए। जान माल का नुकसान ना करें। करेक्ट, दैट आई हैव ऑलरेडी मेंशन दैट दे आल्सो शुड गेट द सिटीजनशिप। राजस्थान की मॉडल और अदाकारा पायल रोहतगी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पायल रोहतगी को सोशल मीडिया पर मुतनाज़े पोस्ट करने की वजह से गिरफ्तार किया गया है। पायल रोहतगी ने नेहरू खानदान पर मुतनाज़े पोस्ट किया था। सावरकर पर दिए गए राहुल गांधी के बयान पर सियासत गर्माती जा रही है। खबर है कि महाराष्ट्र के वज़ीर आला और शिवसेना सरबराह उद्धव ठाकरे ने एतराज जताया है और कांग्रेस के आला कमान से इस मामले में बात कर सकते हैं। वहीं शिवसेना लीडर संजय राउत ने भी ट्वीट करके सावरकर की तारीफ में कसीदे पढ़े थे। वहीं आरएसएस के सीनियर लीडर इंद्रेश कुमार ने कहा है कि कांग्रेस की यही कोशिश रहती है कि संघ परिवार को बदनाम किया जाए। इंद्रेश कुमार ने कहा कि गांधी जी की कांग्रेस और आज की कांग्रेस में बहुत फर्क है। इंद्रेश कुमार से हमारे नुमाइंदे पवन गौड़ ने खास बात की। हमारे साथ बातचीत करने के लिए संघ के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार जी। सर, राहुल गांधी लगातार हमलावर हैं, कह रहे हैं कि मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, राहुल गांधी है, मैं माफी नहीं मांगता। ऐसा है कि राहुल ने अपने आप को गांधी कहना या सावरकर से जोड़ना, इससे बड़ा कुछ भी हास्यास्पद नहीं हो सकता है। उसके अंदर इन दोनों में से किसी की ना क्वालिटी थी, ना है और ना कोई आगे संभावना है। वह देश के अंदर महापुरुषों के अपमान करने का रास्ता उसने ले लिया है और इसलिए अपमान 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 गांधी की कांग्रेस ने वो रास्ता ले लिया है जो गांधी कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। आने वाला समय कांग्रेस के इन नेताओं और दल को कभी माफ़ नहीं करेगा। ऐसा है, उनके टारगेट करने से राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद का आंदोलन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ना कभी बदनाम हो सका है, ना वो कभी कर सकेंगे, क्योंकि संघ गंगा की तरह एक निर्मल और पवित्र सूर्य के समान प्रकाशवान संगठन है। इसलिए वह लाख जोर भी लगा लें, ना वो संघ को बदनाम कर पाए हैं, ना कर पाएंगे। देश की और विश्व की जनता अब बहुत सावधान है। कैमरा पर्सन अपू पाठक के साथ पवन गौड़, निर्भया टीम, दिल्ली। मुंबई में शिवसेना कारकुनान ने राहुल गांधी के बयान के खिलाफ एहतजाज किया और राहुल गांधी का पुतला नजर आतिश किया। शिवसेना कारकुनान ने कहा कि राहुल 1000 साल जन्म लेने के बावजूद भी सावरकर नहीं बन सकते। देश के अपने आप को बहुत बड़े नेता समझने वाले राहुल जी है, वो सावरकर जी का अपमान कर रहे, बोलते मैं राहुल सावरकर नहीं हो सकता। अरे राहुल जी, आप राहुल सावरकर क्या बनोगे? आप 1000 साल भी जन्म लोगे तो भी सावरकर जी नहीं बन सकते हो, क्योंकि आपकी वो औकात नहीं है। सेंटेनरी शिप में यहाँ पर छुट्टियाँ मना रहे थे, तब खुद इनके पिताजी राजीव जी खुद आके सावरकर जी को नमन करके गए थे, ये भूल गए। और इंदिरा जी ने खुद सावरकर जी के नाम पर डाक टिकट जारी किया था। जिस देश में रहते हैं, जिस देश के लिए उन्होंने स्वातंत्र के लिए क्या क्या किया है, और उनका नाम गलत ये कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको शोभा नहीं देता है इतना बड़ा नेता होके। इसमें अधिकार नहीं उनको हिंदुस्तान में रहने का भी। और इस सबके बीच में मायावती का एक ट्वीट आया है। उन्होंने लिखा है कि शिवसेना अपने एजेंडे पर अभी भी कायम है। शहरियत तरमीमी बिल पर शिवसेना ने दिया सरकार का साथ, फिर भी कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ। कांग्रेस का दोहरा चेहरा आया सामने, कांग्रेस को तस्वीर साफ करनी चाहिए।
तो मायावती ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि शिवसेना अपने एजेंडे पर अभी भी कायम है। शहरियत तरमीमी बिल पर शिवसेना ने सरकार का साथ दिया, फिर भी कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ है। कांग्रेस का दोहरा चेहरा सामने आया। कांग्रेस को तस्वीर साफ करनी चाहिए। एनसीपी लीडर छगन भुजबल ने बीजेपी पर निशाना साधा है। इन्होंने कहा कि सावरकर वो थे जिन्होंने गाय को कहा कि हमारी माता नहीं है, मगर बीजेपी कह रही है कि गाय हमारी माता है। इन्होंने कहा कि सावरकर की सोच ज्ञानवादी थी। क्या बीजेपी इसे तस्लीम करेगी? बड़े लोग होते हैं, उनके दूसरे भी कुछ विचार होते हैं। उन सारे विचारों के साथ सभी लोग सहमत नहीं होते हैं। राहुल जी का अपना एक विचार है। महाराष्ट्र में जो है सावरकर साहब को स्वतंत्र वीर के नाम से जाना जाता है और लोग उन पर प्यार करते हैं। मगर सावरकर ने जैसे कि कहा था कि गाय ये कोई जो है माता वगैरह नहीं है, और एक जो है वो अगर वो मतलब के रखने लायक नहीं है तो उसका जो है ये करना चाहिए उसके मतलब के। और अब जो है भाजपा जो बोल रही कि गाय माता ही है, उसका संभाल करो, बोले वो दूध देती है या नहीं देती है। अब सावरकर का विचार जो था वो विज्ञानवादी था, तो क्या वो विज्ञानवादी विचार भाजपा अपना सकती है? नहीं अपना सकती। तो उनके जो अलग अलग विचारों पर अलग अलग विचार, लोग जो कुछ विचारों से सहमत हो, कुछ विचार। बिहार के गया में मिर्जा गालिब कॉलेज के पास बीजेपी महिला मोर्चा की रियासती नायब सदर शोभा सिन्हा की कार पर हमला हुआ है। शोभा सिन्हा का कहना है कि बदमाशों ने वजीर आजम के खिलाफ नारे लगाए और कार पर हमला कर दिया। हमला करने वाले लोग कौन थे और क्यों हमला किया गया, इसकी जांच की जा रही है। अगर कोई आकर के उस तरह अटैक करता है तो मैं घबरा गई, और साथ में हमारे पति और बेटा भी साथ में थे। मैं घबरा गई और इनसे मैं कहने लगी कि यहाँ पे क्या करें, और जितना लोग थे वहाँ पे काफ़ी संख्या में आकर के मेरी गाड़ी पे आकर के कोई गेट नोचने लगा, खींचने लगा, और कोई झंडा खींचने लगा, कोई पीछे से शीशा पे डंडा बरसाने लगा। तो मैं उसी दरमियान मैं अपने हस्बैंड को मैं बोली कि यहाँ से जितना जल्दी जैसे भी हो। फिर हम लोग अपना जान बचा करके वहाँ से भागे और उन लोग डंडा के एकदम बरसात करते रहे। हम लोग करीब 4:15 के करीब जा रहे थे और ये मिर्जा गालिब कॉलेज के पास पेट्रोल पंप है, उसकी वजह से हम लोग पहुँचे तो देखे उधर से भीड़ आ रही है। हम लोग गाड़ी एक साइड में किनारे करके खड़े हो गए। जैसी भीड़ हम लोग के पास नज़दीक आती है, देखे कि भाजपा का झंडा लगा हुआ था, और जैसे झंडा पर उन लोग की नज़र पड़ा और गाड़ी पर टूट पड़े उन लोग और झंडा को नोचने लगे, गेट को मतलब खींचने लगे और बोले नेता के बाहर निकालो, नेता के बाहर निकालो, पूरा चिल्लाने लगे। गाड़ी पर उन लोग मारने लगा। इसी बीच हम लोग सोचे कि अब तो ये मोमेंट गड़बड़ा रहा है। हम लोग जान बचा के किसी तरह सोचे कि यहाँ से भाग निकले, गाड़ी लेके आगे की ओर बढ़े। पूरा हल्ला उन लोग करने लगा, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, पूरा चिल्लाने लगा, नेता के बाहर निकालो, बाहर निकालो। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में इस्मत रेजी के बाद लड़की को जिंदा जलाने के मामले में पुलिस ने मुलजिम चाचा को गिरफ्तार कर लिया है। हादसे के बाद से ही मुलजिम अपने पूरे अहले खाना के साथ फरार था। चाचा पर इल्जाम है कि वो 2 साल से लड़की की इस्मत रेजी कर रहा था और कल इसने लड़की पर मिट्टी का तेल डालकर उसे जला दिया था। मुतासरा अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। मैं आपको भेजी दे रहा हूं, ठीक है ना, तुरंत जनपद फतेहपुर के थाना हुसैनगंज के उभीपुर गांव में हुई घटना, जिसके संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 306/19 दर्ज किया गया था। इस घटना के नामजद आरोपी मेवालाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन के चीफ स्वाति मालीवाल की तबीयत बिगड़ने की वजह से इन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया। स्वाति मालीवाल बेहोश हो गई थी, जिसके बाद इन्हें LNJP अस्पताल मुंतकिल किया गया। स्वाति मालीवाल गुज़िश्ता 13 रोज से भूख हड़ताल पर है और इस्मत दरी और कत्ल मामले में मुजरिमों को 6 माह के अंदर सजाए मौत देने का मुतालबा कर रही है। उनको यही बार बार एडवाइस कर रहे हैं कि अब कंटिन्यू नहीं कर सकते, किडनी डैमेज होने के बहुत ज़्यादा गंभीर चांसेस हैं,
तो डॉक्टर्स भी शायद थोड़ी देर और वेट कर रहे हैं, उसके बाद उनको IV लाइन लगाएंगे। तो किस किस्म का बेसिक एश्योरेंस मांग रहे हैं वो अभी सरकार से? नहीं, उनकी जो मांग थी वो यही थी, जो पहले दिन भी बैठी थी, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी और उनकी मांग यही थी कि भाई देश में एक ऐसा कानून तो हो कि हर रेप केस में 6 महीने के अंदर अंदर फांसी की सजा हो। आज आप देख लीजिए, निर्भया के केस में 7 साल हो गए, कल 16 दिसंबर है, उसी केस में आज तक फांसी की सजा नहीं हो पाई है। तो अपराधियों के मन में कोई डर ही नहीं है सिस्टम का। तो कोई सिस्टम तो हो हमारे देश में कि हर रेप केस में 6 महीने के अंदर अंदर सजा मिल सके। अब देखिए देश में क्या सिचुएशन है, एक तरफ हैदराबाद जैसा केस होता है, उसके बाद आप देखिए उन्नाव में एक लड़की कोर्ट के बाहर जाती है न्याय मांगने, उसको कोर्ट के बाहर जिंदा जला दिया जाता है। राजस्थान में फिर एक लड़की का रेप करके इस तरीके से गला दबाया जाता है कि उसकी आंखें बाहर निकल आती हैं। तो जिस तरीके से रोज अखबारों के हर पन्ने पे बलात्कार के केसेस रहते हैं, हर न्यूज़ चैनल पे हर घंटे में हर एक आप बलात्कार के केसेस, इतने दर्दनाक केसेस सुनते हैं, तो ज़रूरत है कि सरकार इमीडिएट स्टेप ले, उसके लिए वेट कर नहीं सकते। फास्ट टैग का कानून आज से मुल्क भर में लागू हो गया है। आज से तमाम गाड़ियों के लिए फास्ट टैग लाजमी है। फास्ट टैग के जरिए ऑटोमेटिक टोल टैक्स अदा किया जा सकता है। टोल प्लाजा पर ड्राइवरों को गाड़ियां नहीं रोकनी होंगी, इससे तेल की बचत होगी, साथ ही आलूदगी में भी कमी वाक़ई होगी। आज से तमाम गाड़ियों के लिए फास्ट टैग या रैपिड रिचार्जेबल टैग का होना लाजमी है। इंडिया का नया स्वैग फास्ट टैग। जी हाँ, फिलहाल हम खड़े हैं गाजियाबाद के NH9 पर और आप देख सकते हैं इस टोल प्लाजा पर आप जितने भी टोल देखेंगे, इस टोल प्लाजा पर फास्ट टैग की लेन बनी हुई है। हालांकि एक लेन जो है वो कैश लेन छोड़ी गई है। ये तमाम इंडिया के अंदर जितने भी टोल प्लाजा हैं उन पर इसी तरीके से जितने भी टोल प्लाजा बने हुए हैं उन पर फास्टैग की लाइनें बन गई हैं। फास्टैग से आपको बेनिफिट ये होने वाला है कि अगर आप फास्टैग अपनी गाड़ियों पर, अपने वाहनों पर लगवा लेते हैं तो उससे आपको लंबी लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। लेकिन सूरत हाल हम आपको दिखाते हैं, फास्टैग की लाइनें हैं और यहाँ पर अभी भी लोगों को लाइनों में लगना पड़ रहा है। वजह है कि फास्टैग हुआ मजबूरी, लेकिन तैयारियां अभी भी नहीं है पूरी। बिल्कुल इसी बात को चरितार्थ करते हुए आप देख सकते हैं, बेशक यहाँ फास्टैग का लगा हुआ है, लाइन लगी हुई है, लेकिन बावजूद उसके कैश यहाँ पर लिया जा रहा है टोल इनसे। ऐसे में जो लोग हैं जिन्हें फास्टैग बताया गया था कि 15 दिसंबर तक आपको लगवा लेना है अपने गाड़ियों पर, अपने वाहनों पर, ताकि आपको लंबी लंबी लाइनों में खड़ा ना होना पड़े, साथ ही किसी तरह की असुविधा आपको ना हो। तो आखिरकार क्या है फास्टैग की ज़मीनी हकीकत, ये जानने के लिए न्यूज़ 18 की टीम फिलहाल खड़ी है NH9 के टोल प्लाजा पर, लखुआ पर, और यहाँ कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे और बात करेंगे। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, 15 दिसंबर कहा गया था कि फास्टैग की आखिरी डेट है, ऐसे में आपको लगता है कि तैयारियां पूरी कर ली गई? क्योंकि एकदम से कह तो दिया जाता है, लेकिन तैयारी क्या आपको लगता है पूरी की गई है? एकदम से तो तैयारी नहीं होती, पर आदेश तो हो ही जाता है। जी बिल्कुल। तो इसका सीधा सीधा खामियाजा आपको लगता है आम जनता को भुगतना पड़ता है? हाँ, जनता पर तो एकदम से लोड पड़ेगा ही, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि फास्टैग की लाइन में है, लेकिन बावजूद उसके आपको लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है, सामने कैश भी लिया जा रहा है। हाँ, पूरी तरीके से लागू करेंगे तो आधी गाड़ियाँ तो वैसे भी खड़ी हो जाएंगी, हर एक तो लगा नहीं रहा। देख रहा हूँ आपके हाथ में पैसे हैं, इट मींस फास्टैग की लाइन में फास्टैग भी लगा हुआ है, बैलेंस नहीं है मेरा, बहुत पुराना है। बहुत पुराना है। देखिए, जो साफ तौर पे यहाँ जो लोग हैं उनका यही कहना है कि तैयारियां पूरी नहीं है, खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ता है। जैसा हमने आपको भी दिखाया कि फास्टैग ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ अभी भी कैश पेमेंट जो है वो ली जा रही है। जो लोग बाग हैं वो लाइनों में खड़े हुए हैं। जो टोल कर्मचारी हैं उनसे जानेंगे और बात करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर टोल लिया जा रहा है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, 15 दिसंबर बताया गया था फास्टैग के लिए आखिरी दिन, ऐसे में आपको लगता है तैयारियाँ पूरी हैं एकदम? तैयारियां गवर्नमेंट को इसके लिए करनी चाहिए, क्योंकि फिर अगर इनिशिएट नहीं लिया जाएगा तो फिर हम लोगों को प्रॉब्लम ही फेस करनी पड़ेगी टोल में देते हुए। बिल्कुल, तो तैयारियां अभी तो मैं अभी खुद की गाड़ी के लिए भी अप्लाई नहीं जा पाया हूँ उसमें, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अभी मैं जाऊँगा तो फिर मैं देखता हूँ उसके बाद क्या होता है। बट तैयारियां होनी चाहिए। या वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट कि अब गवर्नमेंट पूरी तैयारियां करके ही ये काम करेगी। वहीं टोल कर्मी मेरे साथ हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आया था आदेश कि 15 दिसंबर से फास्टैग चालू कर दिया जाएगा, और अगर फास्टैग वाली लाइन में कोई घुस जाता है तो उससे दोगुना टोल वसूला जाएगा। तो ऐसे में आपको भी दिक्कत का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि लोग बाग आते हैं वो लड़ते होंगे। सर जी, अब से हमने पहली पर्ची काटी, मुझे मालूम नहीं था, हमें किसी ने बताया नहीं। अच्छा अच्छा। अभी 125 की पर्ची काटी तो 125 ही पे लिए हम लोग से। अच्छा। जबकि पर्ची 250 की बाद में बता रहे हैं आके लोग। अच्छा, लोग बाद में आके बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं लोग। अच्छा, जिन लोगों से आप डबल ले रहे हैं तो वो लड़ भी रहे होंगे आपसे? हाँ जी, बोलेंगे तो बोलने वाली बात तो है जी। हाँ। तो ऐसे में क्या उसके लिए क्या आपने एहतियात के तौर पे किए हुए हैं इंतजाम? ऑफिसर लगे हुए, सब अफसर लगे हुए, सारे अफसर लगे हुए हैं। हाँ जी। अच्छा, देर रात 12 बजे से ही ये चालू हो गया था? हाँ जी, रात 12 बजे चालू हो गए। अच्छा।
नियम तो लागू कर दिए जाते हैं, लेकिन उससे पहले पूर्णतः तैयारियां नहीं की जाती हैं। ज़रूरत है पूरी तैयारियां करने की और लोगों को इस तरफ जागरूक करने की, ताकि उन लोगों को इस बारे में पता चल सके कि आखिरकार फास्टैग है क्या और ये किस तरीके से काम करता है। अगर ऐसा नहीं होता है, तैयारियां पूरी नहीं होती हैं, तो उसका सीधा सीधा खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। जैसा कि अभी हमने देखा कि कुछ लोग यहाँ टोल कर्मियों से लड़ भी रहे थे कि उनसे आखिरकार दोगुना टोल क्यों वसूला जा रहा है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। दिल्ली एनसीआर समेत गुजरात, मगरबी बंगाल और महाराष्ट्र में अमूल दूध आज से महंगा हो गया। अब आपको 1 लीटर अमूल दूध पर 2 रुपए ज्यादा अदा करने होंगे। अमूल कंपनी का कहना है कि इस साल जानवरों के चारे 35% तक महंगे हो गए, जिसकी वजह से ये फैसला लेना पड़ा। इससे पहले मदर डेयरी ने दिल्ली एनसीआर में दूध की कीमत 3 रुपए लीटर तक बढ़ाई थी। एक आम जनता के साथ धोखा है, क्योंकि दूध के दाम बढ़ाना ये हमारी नैतिक आवश्यकता है, रोज ज़रूरतमंद आवश्यकता है, और इसके लिए इस प्रकार से 3 रुपये एकदम से बढ़ाना बिल्कुल नाजायज़ है। और मैं इसकी निंदा करता हूं कि 3 रुपये का दाम जो बढ़ाया है, इसको दिल्ली सरकार को तुरंत वापस लेना चाहिए। तो नेचुरल ऐसे बजट पे इफेक्ट पड़ेगा और सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि महंगाई बढ़ती जा रही है। प्याज के दाम आज आम आदमी के उससे प्याज गायब हो गया है रसोई से। आम आदमी के आज तो जो हायर क्लास आदमियों को भी प्याज नहीं खा रहा है कि 200 रुपये किलो प्याज हो गया है। दूध के रेट बढ़ गए, हर चीज़ महंगाई बढ़ती जा रही है। गवर्नमेंट मेरे को लगता है फ्लॉप साबित हो रही है। अगर मोदी जी इस पर नहीं एक्शन लेते तो जनता बहुत जल्द मोदी जी को बदल देगी, और बदलना भी मेरे को लगता है अब चाहिए, क्योंकि इस राज्य में महंगाई इतनी बढ़ गई है, चरम सीमा पे हो गई है, जिसका आम जनता पे भारी बोझ पड़ रहा है और आम जनता इस टाइम त्राही हो रही है। दूध का रेट बढ़ने से पॉकेट को तो असर पड़ेगा ही, बिल्कुल ये मध्यम वर्ग पे असर पड़ेगा। बट अगर ये रेट अगर किसानों के पास चला जाता है, ना कि किसी मिडलमैन के पास रहता है, किसानों की जेब में जाएगा तो हम ये सह लेंगे। बट अगर किसानों के जगह किसी मिडलमैन के जेब में जा रहा है तो ये बिल्कुल ही स्वीकार्य नहीं है और इसका कोई स्वागत नहीं किया जा सकता है। बट अगर किसानों के पास जाएगा तो बिल्कुल इसका स्वागत किया जाएगा। बेंगलुरु की एक और मस्जिद में खिदमत खल्क का इंतहाई खूबसूरत मंजर देखने को मिला। शहर के कोरमंगला इलाके में वाक़ मस्जिद मामूर में एक रोज़ा ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़िद हुआ। मस्जिद आने वाले मुसल्लियों ने हर दिन की तरह नमाज अदा की और नमाज के बाद अपने खून का अतिया पेश किया। मस्जिद मामूर में हुए इस कैंप में बड़ी तादाद में नौजवानों ने अपने खून का अतिया दिया। बहुत खुशी की बात हुई कि मस्जिद में इस तरह का ऑर्गेनाइज करें। मैं फर्स्ट टाइम डोनेट किया ब्लड, तो बहुत खुशी हुआ मुझे। हमारे कुरान में आयत है कि इफ़ एनीबडी सेव्स वन लाइफ इट्स लाइक सेविंग द एंटायर ह्यूमैनिटी। तो उसी वजह से मतलब वी हैव दिस मोटिवेशन टू गिव ब्लड सो दैट एटलीस्ट वन लाइफ आई कैन सेव वन लाइफ, राइट? एंड इफ़ आई कैन सेव वन लाइफ then it's almost like I've saved entire humanity. इसी मस्जिद मामूर खुसूसियत इस चीज़ का बहुत सारे एक्टिविटीज़ करती रहती है, जिसमें आज का एक ब्लड डोनेशन कैंप रहा है। इससे पहले कुछ चंद महीने पहले हमने एक मामूर स्पोर्ट्स का प्रोग्राम किया था, जहाँ पे सारे तलबा मदरसे के तलबा को हमने इकट्ठा करके एक स्पोर्ट्स अवेयरनेस कैंप बेसिकली के बच्चों में खेल का शौक़ आए, वो भी मदरसों के बच्चों को और मोटिवेशन मिले इन स्पोर्ट्स। तो इस मकसद से हमने वो प्रोग्राम भी कंडक्ट किया था। तो बेसिकली एक आइडिया ये है कि मस्जिदों को मल्टी फैकेट एक्टिविटी, मेक इट एन एपिक सेंटर, इस आइडिया से हम लोग काम कर रहे हैं। ये पहली बार हम लोग इस मस्जिद में पहली बार हम लोगों ने ब्लड डोनेशन ड्राइव ऑर्गेनाइज किया, और ये बहुत अच्छा टाइम है कैंप ऑर्गेनाइज करने के लिए, क्योंकि हर साल बेंगलोर में ब्लड शॉर्टेज पीरियड आता है। 2 बार आता है साल में, एक बार समर में आता है अप्रैल से जुलाई, दूसरी बार विंटर में आता है जो दिवाली के बाद से स्टार्ट होता है और रिपब्लिक डे आने तक कंटिन्यू होता है। मस्जिद अल्लाह ताला का घर है, इबादत का मरकज़ है। इबादत के साथ खिदमत खल्क के काम को भी मस्जिद के ज़रिए बखूबी अंजाम दिया जा सकता है। बेंगलुरु की मस्जिद मामूर ने इसकी खूबसूरत मिसाल पेश की है। कैमरामैन नवीन के साथ रऊफ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु। खबरनामे में फिलहाल इतना है। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।